जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड आईपीओ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसका पूरा रिव्यू कर देंगे और आपको समझ में आ जाएगा इसमें अप्लाई करना सही है कि नहीं है, क्योंकि 24 को ही आईपीओ ओपन हो रहा है तो हमको अभी जान लेना चाहिए कि इसमें अप्लाई करना सही है कि नहीं सही है, क्योंकि इसके सिवा और सारे आईपीओ हैं तो हमको सोचना पड़ेगा किस में पैसा लगाना है। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है कि हर आईपीओ में पैसा डाल देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपीओ ओपन कब होगा। 24 को ओपन हो रहा है, 26 को क्लोज हो रहा है। अलॉटमेंट की बात करें तो 29 को अलॉटमेंट आएगा और लिस्टिंग की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपकी लिस्टिंग 1 अक्टूबर को होगी, उससे पहले 30 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। आईपीओ का और डिटेल जानते हैं। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। इशू प्राइस बैंड की बात करें 220 से 232 पर शेयर है। लॉट की बात करें तो 64 का लॉट रखा गया है। आईपीओ की टाइप की बात करें तो फ्रेश और ऑफर फॉर सेल दोनों है। टोटल कितना है 1250 करोड़ का टोटल आईपीओ है। बड़ा आईपीओ है, बढ़िया है। फ्रेश की बात करें 500 फ्रेश है, 750 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। ओएफएस ज़्यादा है, ये निगेटिव पॉइंट है। ओएफएस कम रहता, यही उल्टा हो जाता तो बढ़िया होता, लेकिन चलो ठीक है, कोई ना। लिस्टिंग बीएससी एनएससी वगैरह पे सब हो जाएगा। आइए देखते हैं एक लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए कितना रुपए चाहिए। तो 14,848 रुपये लगेगा यदि आपको एक लॉट में इन्वेस्ट करना है। अब आपको जितने भी लॉट लेना है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितना पैसा लगने वाला है। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 75% का है, रिटेल के लिए 10% का है, एनआईआई के लिए 15% का है। ये समझते हैं कंपनी करती क्या है। मेन रिव्यू तो यहीं शुरू होता है। कंपनी करती क्या है, कंपनी फाइनेंशियल क्या है, कंपनी फेयर प्राइस पे आईपीओ ला रही कि नहीं ला रही, सब कुछ अभी देखेंगे। तो 2022 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 3 साल पहले ही इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी। और इसका जो काम है मैं आपको सीधा काम बताता हूँ। तो इसका काम रिसाइकलिंग सेक्टर में है। रिसाइकलिंग मतलब किसी चीज़ को दोबारा साइकिल करके बनाना, रिसाइकलिंग। तो इसे रिसाइकिल किस चीज़ का करती हैं, नॉन फेरस मेटल, जैसे लेड हो गया, लेड जो शीशा जानते हो, लेड, कॉपर आप जानते होंगे, एल्युमिनियम जानते होंगे, इन सारा का जो है ये रिसाइकिल करती है, रिसाइकिल करके दोबारा बनाती है। अब इनका यूज कहाँ होता है, क्योंकि आपको इससे नहीं मतलब है रिसाइकिल होता है क्या होता है, यूज कहाँ होता है वो जान लेते हैं। तो यूज होता है ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो बैटरियाँ होती हैं उन सब में यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग वगैरह में इन सारी चीज़ों का यूज होता है। तो इसका सेक्टर में ग्रोथ है। आने वाला सेक्टर ईवी डिपेंडेंट है, आपको पता है ईवी वाला सेक्टर चलेगा। तो ईवी जितना सेक्टर चलेगा उतना ही इनका भी सेक्टर चलेगा, रिसाइकलिंग का भी सेक्टर चलेगा, क्योंकि लेड वगैरह का रिसाइकलिंग कर रहे हैं जो कि ईवी के बैटरी वगैरह में यूज होता है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो इंडस्ट्री जो है स्ट्रांग है और ग्लोबल प्रेजेंस भी है। इनके कुछ हम उसको बात कर लेते हैं, इनके कुछ क्लाइंट की बात कर लेते हैं। तो इनके क्लाइंट में वेदांता है, निशान है, ल्यूमिनियस है, ये सब बड़े बड़े इनके क्लाइंट हैं। और ज़्यादा डिटेल आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और वैसे मैंने पूरा सारा कुछ सारांश बता दिया है, क्योंकि मैं बैठ के जो है जब रिव्यू करता हूँ, रिव्यू करने से पहले मुझे आधा घंटा देना होता है एक आईपीओ को एनालाइज करने में। तो मुझे एक एक चीज़ फीड हो जाता है इस आईपीओ में कैसे क्या है। तो इसका सेक्टर भी मुझे याद है, तो मैंने पूरा बोल दिया। अब आइए फाइनेंशियल समझते हैं। 2023 में टोटल इनकम यानी रेवेन्यू 3107 करोड़ का हुआ था। 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एक साल बाद कितना तगड़ा रेवेन्यू किया। 2024 की बात करें तो 4484 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। 2025 की बात करें तो 7162 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। मतलब हर साल रेवेन्यू बढ़ा और तगड़े से बढ़ा है। यहाँ पे 24 से 25 के बीच में तो जमकर यहाँ पे जो है वृद्धि देखने को मिला है। पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 91 करोड़ था 23 में, 24 में बढ़ा, तगड़ा बढ़ा, 163 करोड़ हुआ। 25 में फिर से बढ़ा और तगड़ा हो गया। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, करीब 36% से इंक्रीज हुआ है और रेवेन्यू 60% से इंक्रीज हुआ है। ऐसे नेटवर्क देखेंगे तो वो भी हर साल बढ़ा है, रिजर्व देखेंगे वो भी हर साल बढ़ा है। बोरोइंग की बात करें तो 919 करोड़ का बोरो है, तो ये ज़्यादा लग रहा है। अभी आइए कुछ इंडिकेटर की मदद से और डिटेल में हम जानेंगे कि आखिर क्या इनका मामला है। आइए इंडिकेटर देख ही लेते हैं। यहाँ पे डेट टू इक्विटी की बात करूंगा सीधा, 0.92 का डेट टू इक्विटी है। 1 से कम है तो मैनेज करने लायक है, कंपनी भी ठीक ठाक है। कंपनी का मार्केट कैप 8,005 करोड़ 99 लाख है, तो ठीक ठाक ये डेट टू इक्विटी ठीक ठाक मैनेज करने लायक है, तो इससे हमें नहीं दिक्कत है। और दूसरी चीज़ आईपीओ का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आप देखेंगे तो ये अपना कुछ पैसा जो है डेट में भी पे करने वाले हैं, तो आईपीओ के बाद इनका डेट थोड़ा और सुधर जाएगा। तो डेट का हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब आइए देखते हैं पेट मार्जिन कम है, ये टेंशन वाली बात है, ये थोड़ा सा टेंशन लेना है। और आरओई की बात करें तो ये बढ़िया है, 40% का है। आरओसी जो है 24% के करीब है, ये भी बढ़िया है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 20.44 का है। अभी मैं पेयर कंपेरिजन करूँगा तो वहाँ आपको दिखाऊंगा, वहाँ इतना नहीं है। और सारी कंपनियाँ जो लिस्टेड हैं उनका इतना नहीं है जितना इनका है। ईपीएस की आइए बात करते हैं। तो ईपीएस जो है 6.47 पोस्ट आईपीओ हो जाएगा और पीई की बात करें तो 35.86 हो जाएगा। हमको इसी पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो ईपीएस भी कम नज़र आ रहा है, पीई भी ज़्यादा लग रहा है। आइए पेयर कंपेरिजन करते हैं जिससे और डिटेल में क्लियरिटी मिले। वैसे पेट मार्जिन यहाँ पे कम है, निगेटिव पॉइंट है, पी भी ज़्यादा है, ये निगेटिव पॉइंट है। और डेट टू इक्विटी चलो मैनेज करने लायक है और सब लगभग सही चल रहा है। आओ अर्निंग पर शेयर का ये कंपेरिजन किया जाता है कि किसका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है, किसका कम है। आओ यहाँ पे किया जाए। मैं यहाँ पे पूरा वो फिगर बना के ले आया हूँ तो आपको दिक्कत
नहीं होगी, आपको क्लियरिटी बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ग्राफ से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा ये जो डंडा बना है, मतलब सबसे ज़्यादा इसका ईपीएस है, और इसका ईपीएस कितना है, ग्रेविटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसका ईपीएस है 45 के करीब है, बहुत ज़्यादा है। पॉन्डी ऑक्साइड्स की बात करें तो 22 का है, ये भी तगड़ा है। वहीं जेन की बात करें तो कम है, ये नेगेटिव पॉइंट है, जेन का बहुत कम है यार, 7 के करीब चल रहा है अर्निंग पर शेयर, तो कम है, ये नेगेटिव पॉइंट है। पीबी की बात करें, पीबी रेशियो की, तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखोगे दोस्त, तो यहाँ पे जेन रिसोर्स का 20.44 का है, बहुत ज़्यादा है। ग्रेविटा की बात करें तो 6.22 का है। पॉन्डी ऑक्साइड की बात करें तो 5.68 का है, यहाँ पे सबसे कम इसका है और सबसे ज़्यादा इनका है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। हाई वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ ला रहे हैं। पी कंपेरिजन करोगे तो पी में पॉन्डी ऑक्साइड का ज़्यादा है और जेन रिसोर्स का सबसे कम है, जेन रिसोर्स का सबसे कम है, ये ठीक ठाक है, चलो बढ़िया है। पी कम है, बढ़िया है, चलो ठीक है, लेकिन पी भी इनका भाई बहुत तगड़ा है, कि करीब 6 गुना मेरे ख्याल से ज़्यादा है, 6 गुना करीब ज़्यादा है, 4 गुना अप्रॉक्स ज़्यादा है, 3 से 4 गुना इनका जो है पीबी रेशियो ज़्यादा है कंपेरिजन में। तो भाई पीबी बहुत ज़्यादा है, वैल्यूएशन तो ठीक ठाक प्राइस पे अपना आईपीओ नहीं ला रहे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख लेते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो सबसे ज़्यादा जेन रिसोर्स का है, ये इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी ग्रेविटा वगैरह का है, आप यहाँ पे देख लो। एनएबी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे एनएबी जेन रिसोर्स का बहुत कम है, ग्रेविटा का सबसे ज़्यादा है, 273 है। कहाँ इनका, कहाँ 273, और पॉन्डी ऑक्साइड का 205। भाई कितना तगड़ा, इनका बहुत कम है। ऐसे आप जितना भी पेयर कंपेरिजन किया हूँ, केवल 1-2 में छोड़ के यहाँ पे पीबी रेशियो कितना इनका तगड़ा ज़्यादा है, और बहुत जगह यहाँ पे निगेटिव पॉइंट मिलेगा। ईपीएस भी इनका कम है, तो हर जगह निगेटिव ही मिल रहा है। तो ये तो नहीं कहूँगा कि इनका फेयर वैल्यू पे आईपीओ आ रहा है, फेयर वैल्यू फेयर प्राइस पे आईपीओ नहीं ला रहे हैं भाई, ये महंगा है इनका आईपीओ तो महंगा है, एक चीज़ मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, तो ये निगेटिव पॉइंट है। आइए अब जीएमपी देखते हैं। तो जीएमपी 70 रुपये का जीएमपी चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग करीब 7% का आपको लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। अब बात करते हैं अप्लाई करना है कि नहीं करना है। देखिए मैं पर्सनल व्यू की बात करूँ तो इनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, गुड की कैटेगरी में आता है, मतलब बेकार भी नहीं है, गुड की कैटेगरी में आ रहा है। तो इनका फंडामेंटल गुड है, मतलब खराब भी नहीं कह रहे हैं और बहुत बढ़िया भी नहीं कह रहे हैं, तो एकदम गुड है, बैलेंस करके चल रहे हैं, थोड़ा बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं। ज़्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ इतना ज़्यादा इनका ना होता तो मैं इनको जो है खराब कैटेगरी डिक्लेयर कर देता, लेकिन फिलहाल ऐसा मेरा इरादा नहीं है। गुड की कैटेगरी मेरे ख्याल से आ रहा है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग गुड की कैटेगरी में आ रहा है, वर्स्ट तो नहीं जा रहा है। तो अप्लाई करते हैं कि नहीं। देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो चीज़ होता है। तो शॉर्ट टर्म मतलब लिस्टिंग गेन के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए तो इसका जीएमपी 15% से ऊपर जाता है तो ही अप्लाई करने की सोचिएगा। मैं पर्सनली बात करूँ, जब इसका लिस्टिंग गेन 15% से ऊपर जाएगा, मतलब 26 सितंबर तक, या इसका जीएमपी 15% से ऊपर जाता है या 15% 14% ऐसा कुछ रहता है, तो इसमें रिस्क लूँगा और लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं अप्लाई करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए क्या करना है। बाकी मेरे अनुसार लॉन्ग टर्म बढ़िया नहीं रहने वाला है। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं।